हो मेरे साथ कमोडोर एहसान अहमद खान मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट है। आपको वेलकम करते हैं सर प्रोग्राम में। और इसके साथ हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम। लेकिन सबसे पहले मैं एहसान साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप या उनके बयानात को देख लें, मार्को रूबियो के बयानात को देख लें, सबसे पहले तो अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी तक ईरान के कंट्रोल में है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे ब्लॉकेट लगा चुके हैं, चाहे वो कितने भी बड़े स्टेटमेंट दे चुके हैं, और अभी वो टोल टैक्स पर और दोबारा रीस्ट्रेटेजाइज करने पर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कौन से जहाज गुजरेंगे कौन से नहीं, ईरान उसको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को है वो तब्दील कर रहा है। तो अभी टिल नाउ आपको क्या नजर आ रहा है कि बयानात को छोड़ के ऑन द टेबल आपको लग रहा है कि ईरान और यूएसए के दरमियान जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि मुआहिदा हो जाए कोई ना कोई, तो हो सकता है, या इसी तरह लड़ाई रहेगी कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कभी न्यूक्स पे कि ईरान रख सकता है या उसे बाहर निकालने पड़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फिजा जिजा साहब। बड़ा अच्छा होगा आपके चैनल पे आ जाके। देखें, थोड़ा सा हम एक सर्कमस्टांसेस देख लें कि इस वक्त सिचुएशन चल किस तरीके से रही है। जो सीज फायर हुआ था कमज़ोर है, फ्रिजाइल है, उसमें थोड़ी सी वायलेशंस भी हैं, लेकिन पर से सीज फायर मौजूद है। हुर्मुज़ के से पैसेज जो है, जो कि ट्रांजिट पैसेज है, इसको याद रखने की ज़रूरत है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से किसी की मर्जी है तो वो गुजर रहा है, या ये एक लाजमी इसको लीगल कवर मौजूद है। इस पैसेज को इसको ट्रांजिट पैसेज करते हैं, वो भी जगह जगह मौजूद है। सर्कमस्टांसेस इस जंग के ये हैं कि जब 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी तो $61 का था पर बैरल ब्रेंट। आज वो 105 $106 पे ट्रेड कर रहा है। जो सदर ट्रंप की जो अपनी अप्रूवल रेटिंग है, वो जब वो सदर बने थे तो उस वक्त थी 47%। इस वक्त वो 34 से 37% पे है उनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग। और जिसकी नज़र ये आता है कि तकरीबन 65% जो अमेरिकन हैं, सिटीजन जो हैं, वो सदर ट्रंप की जो तरीक़ाकार, जिस तरीके से वो अपनी सदारत चला रहे हैं, उससे कोई बहुत खुश नहीं है। उनके आसपास जो मौजूद हैं लोग, ख़ासतौर पर रिपब्लिकन्स के अंदर, वो एक हॉकिश ओपिनियन रखते हैं, जिसकी वजह से 3 दफ़ा जो प्रेसिडेंट की वॉर करने की या जंग करने की जो अथॉरिटी है, उसको हाउस ऑफ इसमें कांग्रेस के अंदर डिफीट हो चुकी है। लेकिन आगे जो है इनके अपने इलेक्शंस भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में भी अगर आप देखें तो उधर भी एक गुस्सा है, उधर भी एक हार्ड लाइन स्टांस है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे दोनों साइडों से जो प्रपोजल्स आ रहे हैं फॉर सीज फायर को करने के लिए, वो बड़े मैक्सिमलिस्ट किस्म के आ रहे हैं। यानी दोनों साइडें बेशक एक तरफ से चाह रही हैं कि किसी तरह इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी लॉजिकल कंक्लूजन या एंड की तरफ लेकर आया जाए। कमोडोर एहसान साहब, आपसे जानना ये चाहता हूं कि हंगोर क्लास आबदोज़े जो है वो चाइना से ली जा रही हैं। ये लेटेस्ट किस्म की हंगोर क्लास जो आबदोज़े हैं, ये फ़िलहाल क्या करेंगी, और आपने हरमज़ से लेकर बहरा हिंद के पानियों तक किस तरह पाकिस्तानी बहरी हदूद और तजारत में, इसको ज़रा एलेबोरेट करें। हमारे लिए एक नई चीज़ है, नया नाम आया है, मेरे नाज़रीन को हंगोर क्लास के बारे में रहनुमाई फरमाएं कमोडोर साहब। अच्छा, हंगोर ये जो सबमरीन्स हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता है किसी भी नेवी के पास, और उसको स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आप उसको डिफेंस में भी लगा लेते हैं, लेकिन उसका जो असल काम है वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने के लिए, जो कि दुश्मनों के पानियों में जाके उसको दुश्मन को ढूंढ के उस पर हमला करना मकसद होता है। थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको दे दूं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1971 में पाकिस्तान बहरिया पहली नेवी थी जिसने आबदोज़ के ज़रिए हिंदुस्तान बहरिया का एक जहाज़ डुबोया था। उस सब आबदोज़ का नाम था हंगोर, जिसको कमांड कर रहे थे उस वक्त कमांडर अहमद तस्नीम, जो बाद में 3 स्टार वाइस एडमिरल बने। तो ये जो सबमरीन है वो उसी हंगोर के नाम पे रखी गई है, जिसने काठियावाड़ कोस्ट के पास INS कुकरी को डुबोया था।
उस वाक़े के बाद से टोटल 3 ऐसे वाक़या हैं जिसके अंदर एक आबदोज़ ने किसी बहरी जहाज़ को डुबोया हो, एक 1982 में फॉकलैंड की हुआ था, फिर एक नॉर्थ कोरियंस ने एक छोटा-सा जहाज़ साउथ कोरियंस का वो डुबोया था, और अभी एक बहुत रिसेंटली जो अमेरिका ने ईरान का एक जहाज़ श्रीलंका के पास डुबोया है। ये 4 एग्ज़ाम्पल हैं। अब हंगोर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट एक सबमरीन है जिसके ऊपर जो उसके नॉर्मल आम इस्तेमाल होने वाले वेपन और सेंसर जो हैं उसके अलावा इसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी है। हमारे पास ऑलरेडी जो खालिद क्लास सबमरीन्स हैं उन पे ये मौजूद है ये सिस्टम, लेकिन ये जो चाइना से जो सबमरीन्स आ रही हैं इनके ऊपर थोड़ा डिफरेंट एक सिस्टम है। आपको नजर आ रहा है कि ये दोबारा सीज फायर खत्म होकर वॉर शुरू हो सकती है? जिस तरीके से ट्रम्प बयान दे रहा है, अब की बार अगर हम अटैक करेंगे तो बड़ा जबरदस्त होगा और पूरी जान लगाकर करेंगे। देखिए, अगर ये सीज फायर ख़त्म होता है ना तो रीजनली भी और ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट आएंगे। एक तो जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो तो नीस्तो नाबूद तो हो ही गया, यानी इसने ये चीज़ पे मोहर कर दी है कि जब भी किसी ताकतवर मुल्क की मर्जी होगी वो अपने आसपास या दुनिया में किसी भी मुल्क पर जहाँ तक उसकी रीच हो वो जाके अपनी मर्जी से हमला कर सकता है। तो वो जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल्स हैं वो सब जो है वो ख़त्म हो गए। इसलिए जंग का रीइग्नाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो थ्योरेटिकल में बात करूँ। अब जो दोनों फरीक हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि अभी ईरान के पास ऐसी क्या चीज है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरीके से उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, अगर अमेरिका पूरी ताकत से अगर अटैक कर देता है या इजराइल जैसे आपने कहा स्पॉइलर है, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एज अ नेवल ऑफिसर नेवी में या उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो कि सरप्राइजिंगली बड़ी इफेक्टिव हो सकती हैं? देखिए, उनकी ना 2 किस्म की नेवीज हैं, बहरी ताकतें हैं। एक तो वो जो उनकी रेगुलर नेवी है जिस तरह पाकिस्तान नेवी है, आतिश नेवी जिसको कहते हैं, वो तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। ज़्यादातर जो उनके बड़े जहाज़ थे जो कुछ इफेक्ट अचीव कर सकते थे वो ख़त्म हो चुके थे। लेकिन जो उनकी असल ताकत है वो 2 चीज़ों में है। एक तो वो जो इंतहाई बिल्कुल छोटी छोटी बोट्स हैं जो माइन ले कर सकती हैं, छोटा मिसाइल फायर कर सकती हैं, स्वार्मिंग टेक्निक्स को अप्लाई कर सकती हैं, जो कि पूरी उनकी कोस्ट के अलॉन्ग साइड मुख्तलिफ जगहों पे हैं, फैली हुई हैं, जिनको टारगेट करना भी मुश्किल है, जो कि इनकी IRGC के अंडर है। एक तो उनका जिसको आप कह लें क्योंकि एक काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेथैलिटी उनके पास मौजूद है, जिसमें वो एक ही टाइम पे कई डायरेक्शन से बिल्कुल छोटे अटैक्स लेकिन बहुत ज़्यादा बार बार कर सकते हैं। सेकंड जो उनका सबसे बड़ा लिवरेज है वो है ज्योग्राफी। अब वो ज्योग्राफी एक तो जो जिसकी वजह से वो हुर्मुज़ के ऊपर अपना कंट्रोल साबित कर रहे हैं और उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में जा रहा है। तो ये जो भी ट्रम्प साहब के ऊपर जो प्रेशर है ना वो सिर्फ जंग का दो मुल्कों की जंग का प्रेशर नहीं है। इसकी वजह से जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की जो चेंजेस आ रही हैं और उसके जो इफेक्ट्स और जो ट्रेड के अंदर डिसरप्शन आ रही हैं उसका इफेक्ट अमेरिका तक भी पहुंच रहे हैं। एक खुशखबरी तो हमने हंगोर की आपसे ले ली जो पाकिस्तान के लिए थी, चाइना से हंगोर क्लास, और दूसरी एक खुशखबरी भी मेरे पास है, मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में स्ट्रेटजिक तेल के जो ज़खायर है उसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और कुवैत के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं इस वक्त, और इतलात के मुताबिक कुवैत पाकिस्तान में 7 मिलियन बैरल जबकि सऊदी अरब 10 मिलियन बैरल तेल ज़ख़ीरा करने की ये जो बात चल रही है, और इसमें गवादर पोर्ट जो है उसको इंतहाई मौजू और स्ट्रेटजिक लिहाज से तरजीह दी जा रही है। किबला बात यह है कि आबनाए हरमज़ की तंगी के मुतबादल के तौर पर फिर इसे इस्तेमाल भी किया जा रहा। तो आप मुझे रहनुमाई मेरी फरमाएं कि क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और कुवैत का ये 17 मिलियन बैरल का स्ट्रेटजिक इत्तेहाद पाकिस्तान को दुनिया में सबसे बड़ा एनर्जी हब बना देगा? यह खुशखबरी है। आप मेरे साथ एग्री हैं या डिसएग्री हैं, कमांडर साहब? देखिए, 17 मिलियन अगर हम ग्लोबल रिजर्व्स के हिसाब से बात करें तो मैं आपको एक कंपैरिजन बता दूं कि चीन के जो रिजर्व्स हैं जो उनके स्टेट ओन हैं या उनके जो एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट ओनर्स जो हैं उनके पास है, तो वो मिलियन में नहीं, वो 1.5 अरब बैरल है।
तो आप डिफरेंस देख लेंगे ये कितना है। अगर हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात करें तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें कि आपके पास अभी कितने रिजर्व्स हैं और अभी जो आप बनाना जा रहे हैं उसमें कितना फ़र्क है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। देखिए, आपका जो डेली की ऑयल कंजम्पशन है ना, वो तकरीबन है 4.5 लाख बैरल। 4.5 लाख बैरल का मतलब है कि आपका 1 मिलियन बैरल जो है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप 17 मिलियन बैरल की रिजर्व बनाते हैं तो आपके पास 27-28 दिन का ऑयल रिजर्व चला जाएगा। एक अच्छी बात है ये, क्योंकि आपके पास जो अभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व के जो हालात हैं, वो उस दिन मिनिस्टर पेट्रोलियम जो हैं वो भी बात कर रहे थे कि जो स्टेट ओन्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं हमारे पास, वो नहीं है। हमारे पास वो हैं जो कि ऑयल कंपनीज के पास अपने ज़्यादा तेल होते हैं, तो वो भी 26-27 दिनों के वो उनके पास है। ये जब चीज़ ऐड हो जाएगी तो हमारा जो टोटल पेट्रोलियम रिजर्व जो मुल्क के अंदर मौजूद होगा वो तकरीबन 45 दिन के करीब चला जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब ऑयल प्राइस शॉक्स आते हैं या सप्लाई चेन डिसरप्शंस आती हैं तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप इसको बर्दाश्त कर सकें। सेकेंडरी बात जो आपने बर्दाश्त तो कही कर लेंगे, लेकिन पेट्रोलियम नेवी के नाम पे हमें फिर भी टैक्स तो देना होगा, चाहे हमारे ऑयल रिजर्व्स बढ़ जाए, चाहे स्टेट के पास जो है वो ऑयल रिजर्व्स आ जाए पेट्रोलियम कंपनी से निकल के, लेकिन सस्ता पेट्रोल हमें फिर भी नहीं मिलेगा। इतनी तवक्को तो हमें मौजूदा हालात में अपनी गवर्नमेंट से है। बट एनीवेज, अभी जैसे मैंने अपने स्टार्ट में कहा था, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ईरान जो है वो इस टाइम पर अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल जोन कायम कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो जो भी जहाज वहां से गुजरेगा, ही इज ऑल सेट टू गेट द टोल टैक्स। तो इसका मतलब है कि तमाम खलीजी ममालिक या तमाम लोग जो कि अपना तेल वहां से गुजारते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तिजारत करते हैं, दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से जो है वो गुजरता है। तो उन लोगों ने एक तरह से गिव अप कर दिया ना फिर ईरान के आगे। जब टोल टैक्स ईरान ने लेना शुरू कर दिया तो पूरे का पूरा खलीजी रियासतें या पावरफुल जो नेशंस हैं उन्होंने फिर गिव अप कर दिया, ईरान के आगे हथियार डाल दिया। उनकी मर्जी होगी कौन सा जहाज गुजरना है। अच्छा, कानूनी तौर पे ना ये अगर आप मैरिटाइम एक्सपर्ट्स के साथ बात करें तो कानूनी तौर पे ईरान ये नहीं कर सकता। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी है, बहुत मेहनत हुई है उसके ऊपर, को 30-35 साल लगे थे इस कानून को बनाने के लिए। और उसमें जो ट्रांजिट पैसेज में किया जाता है कि 2 ओपन जो बॉडीज हैं पानी की, अगर वो किसी कंस्ट्रक्टेड रीजन में से गुजरते हैं, बेशक वो किसी का अपना टेरिटोरियल वाटर भी हो, तब भी उस जगह को रोका नहीं जा सकता। ये इनोसेंट पैसेज अलग चीज़ है और ट्रांजिट पैसेज अलग चीज़ है। इनोसेंट पैसेज किसी स्टेज पे रोका जा सकता है, पर ट्रांजिट पैसेज नहीं जो है। सिर्फ एक जो इसके अंदर रूल अप्लाई होता है कि अगर जंग की सूरत हो तो फिर जिसका टेरिटोरियल वाटर है वो तो वहां पे कुछ वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। मेरा एक शार्प सवाल है और शार्प काइंडली जवाब दे दे। पाकिस्तान ने तकरीबन 2 दहाइयों बाद समुंदर में तेल और गैस की तलाश का अमल जो है वो अब दोबारा शुरू कर दिया है। मैं आपसे इब्तदा में यही जानना चाहता हूं कि ये तो 8 करोड़ 20 लाख डॉलर, जबकि मजमूई सरमायाकारी तकरीबन 1 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान जो है वो इस वक्त तमाम तज्जियाकार बात कर रहे हैं। तो आप हमसे ज़्यादा कमांडोर साहब समुंदर को समझते हैं, आप इस पेशरफ्त को किस नज़र से देख रहे हैं? ये समुंदर में आप क्या कर रहे हैं, तेल और गैस की तलाश कैसे कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि कामयाबी के इम्कानात कुछ नज़र आ रहे हैं आपको कमांडोर साहब? देखिए, इस पे कई सालों से ना एक कोशिश भी की गई थी। आपको शायद वो पिछली गवर्नमेंट के टाइम में वो केकड़ा 20 years 1 और केकड़ा 2 की केकड़ा 1 प्रोजेक्ट, यस, वो उस वक्त भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन जो वेल ड्रिल किया गया था वहां से वो वेट वेल नहीं मिल सका था। और जो ऑयल मौजूद है, मैं जियोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मेरा अंदाज़ा थोड़ा गलत हो सकता है। अगर मैं गलत बात करूँ तो माजर चाहता हूँ, लेकिन देखें, आपके पास तेल मौजूद है, पहली चीज़ फैक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप समुद्र में आप ड्रिलिंग करते हैं तो एक तो उसमें डीप बहुत जाना पड़ता है। उस डीप जाने के लिए आपको बहुत महंगी और बहुत स्पेशल किस्म की रिग्स चाहिए होती हैं, जो कि समुद्र में, और हमारा समुद्र बहुत रफ है, ये भी याद रखिएगा। साल के 6 महीने हमारा समुद्र बहुत रफ रहता है, उसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो रिग्स कैसे आएंगी? उसके बाद फिर हर दफ़ा जब आप ड्रिल करते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने ड्रिल किया और आपको यहाँ पे से तेल मिल जाएगा।
नॉर्थ सी के अंदर जब शेल ने लेट 70s के अंदर ड्रिलिंग शुरू की थी, तो पहला वेट वेल जो उनको मिला था जिसमें से उनको तेल मिला सही तरीके से, वो 73वां वेल था जिसके अंदर से उनको तेल मिलना शुरू हुआ। तो इस जब ये ड्रिलिंग करते हैं तो इसके लिए पैसा इन्वेस्टमेंट के बहुत तौर पे चाहिए होता है। फिर जो आपका तेल निकल रहा है वहां से, उसको आपने कहीं पे लेकर आना है, उसके लिए आपको अलहदा पैसा चाहिए।